नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में आपने देखा किस प्रकार से पिछले के 2 भर्तियों में, खास करके टीआरई 1 में कक्षा प्रथम से 5वीं तक के लिए और टीआरई 2 में कक्षा प्रथम से 8वीं तक में, सर्वाधिक संख्या में महिलाएं ही देखने को मिली। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या अत्यधिक रही। यह बात अलग है कि टीआरई 1, टीआरई 2 में दूसरे राज्यों के महिलाओं की संख्या थोड़ा अत्यधिक देखने को मिला, इसलिए कि उस समय तक यह स्पष्ट नहीं था कि दूसरे राज्य के महिलाओं को भी महिला आरक्षण देना है अथवा नहीं। और इस ऊहापोह में उन्हें भी आरक्षण का लाभ मिला। जिनका 90 अंक से कम था सीटेट में, उन्हें भी कक्षा पहली से 8वीं तक में शिक्षिका बनने का अवसर प्रदान हुआ। हालांकि भर्ती प्रक्रिया संपन्न होने के उपरांत माननीय पटना हाईकोर्ट के द्वारा जो आदेश निर्गत हुआ, उसके आधार पर छंटनी चालू है। लगातार भारी तादाद में दूसरे राज्य के महिला शिक्षिकाओं को छांटा जा रहा है। अब बात करते हैं टीआरई 3.0 का। तो टीआरई 3.0 में भी कक्षा प्रथम से 8वीं तक में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या अत्यधिक रहेगी, और अत्यधिक संख्या रहेगी तो वह भी काफ़ी अत्यधिक रहेगी। पूरी जो रिक्तियां हैं कक्षा प्रथम से 5वीं कक्षा 6ठी से 8वीं तक का, उसका लगभग 3/4 हिस्सा, कितना 3/4 हिस्सा 70 से 75% सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही देखने को मिलेंगी। सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही देखने को मिलेंगी। ये आपको मिलेगा देखने के लिए। हर जगह महिलाएं, यहाँ भी देखो, वहाँ भी देखो, जहाँ भी देखो, जलवा ही जलवा, सिर्फ महिलाओं का ही जलवा। तो आखिर ये जलवा देखने को मिल क्यों रहा है और क्यों मिलेगा? इसके पीछे का मुख्य रीजन है महिलाओं को 50% आरक्षण देना। अब आप कहेंगे कि 50% जब आरक्षण दिया गया है, तो 50% ही सीटों पर उनकी रिजल्ट होनी चाहिए। अत्यधिक सीट वो क्यों डिजर्व कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि जो आरक्षण का नीति तय किया गया है शिक्षक भर्ती में, आप यदि टीआरई 3.0 का विज्ञापन देखेंगे और उसमें महिलाओं के आरक्षण का जो नीति अंकित है, उसमें साफ-साफ लिखा हुआ है कक्षा प्रथम से 8वीं तक में 50% महिला आरक्षण। ऊर्ध्वाधर मिलेगा कि क्षैतिज मिलेगा, नहीं दर्शाया गया है। वहीं 9 to 12 में 35% महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण या स्पष्ट लिखा हुआ है। यदि कक्षा प्रथम से 8वीं तक में महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण मिलता, तो फिर वे 50% सीटों को ही डिजर्व कर पाते, उससे अधिक सीटों वो डिजर्व नहीं कर पाते। लेकिन चूंकि वर्णन ही नहीं है, अंकित ही नहीं है कि उन्हें क्षैतिज आरक्षण देना है या ऊर्ध्वाधर, तो माना जाएगा कि 50% आरक्षण है। तो जैसे आरक्षण दिया जा रहा है कैटेगरी वाइज जातिगत आरक्षण, उसी प्रकार लैंगिक आधार पर महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। अर्थात वो जितना सीट उनके लिए रिजर्व है उस पर वो डिजर्व करेंगे ही। और जो मेरिटोरियस कैंडिडेट्स हैं, फीमेल कैंडिडेट्स, जो मेल कट ऑफ को क्रॉस करते हैं, वो मेल सीट पर आकर के अपना कब्जा जमा लेंगे। इस प्रकार से उनकी संख्या अधिक हो जाएगी। साथ ही बैकलॉग का सीट जो है वो भी महिलाओं को मिलेगा, उस पर भी महिलाएं डिजर्व करेंगे। इस प्रकार 50% तो रिजर्वेशन हो गया उनका, 50% तो हर हाल में उनको मिलेगा ही। 20 से 25% सीट वो मेरिटोरियस फीमेल कैंडिडेट्स पुरुषों के सापेक्ष कट ऑफ लाने के उपरांत वे पुरुषों के सीट पर कब्जा जमाएंगे और बैकलॉग का सीट जो है उनको प्राप्त होगा। इस प्रकार 70 से 75% सीटों पर वो कब्जा जमा पाने में सक्षम हो पाएंगे, सफल हो जाएंगे। अब टीआरई 1, टीआरई 2 में या टीआरई 3.0 में जिस प्रकार से महिलाओं को आरक्षण दिया गया, पुरुष वर्ग इससे खासे नाराज है। पुरुष वर्गों का यह दलील है कि इस प्रकार महिलाओं को आरक्षण दिए जाने से उनकी हकमारी हो रही है और वे माननीय कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा चुके हैं। बराबर वे दावा कर रहे हैं कि टीआरई 1, टीआरई 2 रद्द हो जाएगा या फिर रिवाइड रिजल्ट जारी करने पड़ेंगे और महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ 50% सीटों पर ही परिणाम घोषित करने होंगे, अन्य 50% पुरुषों को देना होगा। टीआरई 3.0 को लेकर के भी यही दलीलें हैं। हालांकि माननीय कोर्ट का अब तक इस पर कोई ऑब्जर्वेशन नहीं आया है, तो टीआरई 3.0 में महिलाओं को 70 से 75% सीटों पर रिजल्ट घोषित होंगे ही होंगे, जिस प्रकार से नियम विज्ञापन में या नियमावली में दर्शाए गए हैं। अब यहाँ पे जो पुरुष वर्ग सवाल उठा रहे हैं कि महिलाओं को इस प्रकार से आरक्षण देने के कारण उनका हकमारी हो रहा है, उनके अधिकार को कुचला जा रहा है, उनके अवसर को दबाया जा रहा है, तो इसमें कुछ बातें समझने की आवश्यकता है। आरक्षण चाहे वह किसे भी दिया गया हो, आरक्षण चाहे वह पुरुषों को दिया गया हो, जातिगत आरक्षण, दिव्यांगों को दिया गया हो, स्वतंत्रता सेनानी के परिवारों को दिया गया हो, एक्स सर्विसमैन को दिया गया हो या फिर महिलाओं को दिया जा रहा हो, हर हाल में इससे कुछ को फायदा तो कुछ को नुकसान है ही है।
अब आप सोचें, 50% आरक्षण जातीय आधार पर दे दिया गया विभिन्न कैटेगरी को। पीएच को भी दे दिया गया, स्वतंत्र सैनिक परिवार को दिया गया, एक सर्विसमैन को दिया गया। उसके उपरांत 10% जो आरक्षण है वह आरक्षण दिया गया ईडब्ल्यूएस को, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को। और यह जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं, ये सामान्य वर्ग से आते हैं, वहां से ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा करके ईडब्ल्यूएस का लाभ लेते हैं। इस प्रकार 60% जो है वो आरक्षण का दायरा चला जाता है, 60 से 65% यदि सभी का जोड़ लिया जाए तो, क्योंकि 49% लगभग जातिगत आरक्षण है, उसके बाद दिव्यांगों का है, उसके बाद स्वतंत्र सैनिक परिवार का, उसके बाद एक सर्विसमैन का है, और फिर 10% जो है वो आपका ईडब्ल्यूएस का है। इस प्रकार 65% लगभग आरक्षण पहुंच जाते हैं। और इस बार जो 10% बढ़ाए गए थे, जिसको माननीय हाईकोर्ट ने रद्द किया, संवैधानिक करार दिया, तो उससे 75% पहुंच रहे थे। तो अब 65% आरक्षित हो गया, और उसके उपरांत मात्र अनरिजर्व कैटेगरी को कितना प्राप्त हुए? 35% मात्र। अब आप सोचें और समझें, चाहे वह ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, ईबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, पीएच हो, या आपका स्वतंत्र सैनिक परिवार हो, एक सर्विसमैन हो, इनको जो रिजर्वेशन दिया गया है, जितना परसेंटेज इनको दिया गया है, क्या सिर्फ उतने ही तक सीमित रहते हैं? नहीं। जो यूआर कैटेगरी का कट ऑफ निर्धारित होता है, उस कट ऑफ को कोई भी टच करता है या क्रॉस करता है, जिस भी कैटेगरी का, उस कैटेगरी का कैंडिडेट यूआर कैटेगरी में जाकर के उसका सीट पर कब्जा जमा लेता है। इस प्रकार से 35% जो यूआर कैटेगरी को आपको दिख रहे हैं, वो उनके लिए 35% वास्तव में होता नहीं है। उस पर अन्य कैटेगरी के कैंडिडेट्स भी जाकर के कब्जा जमाते हैं, जिस प्रकार से वो भी दलील देंगे कि आरक्षण से उनका भी हकमारी हो रहा है, आरक्षण ही समाप्त कर दो, या फिर जिसे जितना दिया गया है उतने तक ही सीमित रखो। यूआर कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं, वो भी तो ये दलील दे सकते हैं, जिस प्रकार से पुरुष वर्ग के कैंडिडेटों को नुकसान हुआ, महिलाओं को आरक्षण देने के उपरांत, वो तो नुकसान यूआर कैटेगरी वाले दशकों से वहन कर रहे हैं, सहन कर रहे हैं। तो उनकी भी ये दलीलें हो सकती है ना, कि विभिन्न कैटेगरी को जब उनको उतने सीट सीमित कर ही दिए गए कि उतना हर हाल में उनको मिलेंगे ही, तो फिर वहीं तक उनको सीमित रखा जाए, उससे बाहर न निकाला जाए। जिस प्रकार आप पुरुषों को यह दिक्कत हो रहा है कि महिलाओं को जो 50% सीट रिजर्व कर दिए गए, तो उससे उनको अत्यधिक न दिया जाए, वहीं तक उनको सीमित कर दिया जाए। तो इस प्रकार से महिलाओं का मेरिट का हनन होगा, क्योंकि अब जितना भी कोई भी नंबर लाएंगे, वो उसी में रहेंगे, उससे बाहर नहीं जा सकते। अब ऐसे जब वे स्वतंत्र है, तो 50% हर हाल में उनको मिलने ही है। और आरक्षण देने का मकसद क्या होता है? समाज में जिनका शोषण होते रहा, जिनकी उपेक्षा होते रही, जिनको दबाया कुचला जाता रहा, उनको विशेष प्रावधान कर, छूट दे करके, आरक्षण दे करके और मुख्य धारा में उनको लाया जाए। उनकी जो भागीदारी है, उस अनुरूप उनको हिस्सेदारी दिया जाए, उनके हकों अधिकारों का संरक्षण प्रदान किया जाए। इस प्रकार से आरक्षण देने का प्रावधान है। जातिगत आरक्षण या दिव्यांगों का आरक्षण या अन्य का आरक्षण तो मिलता है, वो तो इसीलिए दिया जाता है कि मुख्य धारा से उनको जोड़ा जाए। अब तक उनके हक अधिकार को कुचला गया, उनका शोषण हुआ, तो उनसे उन्हें उबारा जाए, निकाला जाए, उन्हें भी स्वतंत्रता दी जाए आगे निकलने की, आगे बढ़ने की। महिलाओं का भी पुरुषों ने जमकर हनन किया है। आज तक पुरुष प्रधान समाज है हमारा भारत, और महिलाओं का जमकर हनन होता है। आज भी महिलाओं को उस शिक्षा प्राप्त करने पर पाबंदी कई परिवारों ने लगा रखा है, कई समाज ने लगा रखा है। गांव देहात के महिलाएं आज भी शहरों में जाकर के पढ़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि पुरुष इस प्रकार से महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनका शोषण करते हैं, उन्हें प्रताड़ित करते हैं कि महिलाओं को हिम्मत नहीं हो पाती है। बहुत सारे परिवार हैं, समाज हैं, वहाँ के उनके माता पिता गार्जियन हैं, जो अपने घर के बच्चियों को दूसरे जगह भेज नहीं पाते हैं। तो अब तक यह अलग बात है लिखित रूप से कि पुरुष और महिला एक समान है, लेकिन यह सिर्फ कहने की बात ही है, किताबों की बात ही है। धरातल पर यदि देखा जाए तो कहीं भी पुरुषों के बराबर महिलाओं को नहीं आंका जाता है। महिलाओं को अब भी अबला ही माना जाता है, महिलाओं को अब भी उपेक्षा ही किया जाता है, महिलाओं को अब भी कमजोर ही समझा जाता है, और उन्हें हर संभव पुरुष समाज के द्वारा दबाया जाता है, उनके हकों अधिकारों को कुचला जाता है। तो सरकार ने जब ये प्रावधान किया है, तो आप पुरुष वर्गों को बर्दाश्त करना होगा, सहन करना होगा, क्योंकि आपने जो महिलाओं को दबाने का प्रयास किया है, आपने जो महिलाओं का शोषण करने का प्रयास किया है, उनके हकों अधिकारों का अब तक कुचलने का प्रयास किया है, तो अब उन्हें अवसर प्रदान किया जा रहा है कि आप जल्दी जल्दी पुरुषों के सापेक्ष अपना हिस्सेदारी ले लो, उसके बाद फिर प्रावधान पैरेलल किया जाएगा। तो अब दिक्कत क्यों हो रहा है? आप पुरुषों को दिक्कत क्यों हो रहा है?
कि आप लड़ रहे हैं कोर्ट से कि महिलाओं को क्यों दे दिया, हमारा हकमारी हो रहा है? क्यों? जब उनका आप हक मार रहे थे या अब भी मार रहे हैं, तो समस्या नहीं है आपको। और अब जब सरकार उनके लिए प्रावधान कर उनको मुख्य धारा से जोड़ रही है, आप में से आपकी हिस्सेदारी काट उन्हें दे रही है, उन्हें आपके सापेक्ष लाने का प्रयास कर रही है, तो आपको समस्या हो रही है। महिलाएँ हर घर में हैं, लड़ क्यों रहे हो? जाने दो महिलाओं को, तुम्हारी भी बहन होगी, बेटी होगी, तुम्हारी भी कोई बुआ होगी, मौसी होगी और वो जाकर के शिक्षिका बन रही होंगी। हमारे आपके घर की ही महिलाएँ तो बन रही हैं। तो हमारे हक अधिकार को यदि छीन करके हमारे ही बहनों को दिया जा रहा है, तो इसमें हर्ज क्या है? क्योंकि हमने प्रारंभ से ही अपने बहनों को कई अधिकारों को कुचला है, उनको आगे बढ़ने से रोका है, जिस वजह से उन्हें अब अवसर प्रदान होने चाहिए। और शिक्षिका ही तो बन रही हैं, समाज में शिक्षक बन के, शिक्षिका बन के एक प्रतिष्ठित जीवन जिएँगी वो, बच्चों का भविष्य गढ़ेंगी वो। और साथ ही प्राथमिक विद्यालयों में छोटे बच्चों के लिए सबसे अत्यधिक कंफर्टेबल कोई हैं तो महिला ही तो हैं। अधिक संख्या में वो जाएँगे प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाने के लिए, तो उनके साथ अत्यधिक बच्चे कोऑर्डिनेट कर पाएँगे। और शिक्षिका महिला जो होती है, उनको बच्चों का भरण-पोषण, लालन-पालन के अत्यधिक अनुभव होते हैं, प्राकृतिक रूप से उनका इस प्रकार से उनमें गुण होता है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाएँ बच्चों के प्रत्येक गलतियों को माफ़ करते हैं, वो चिड़चिड़ाते नहीं हैं। और बच्चों के साथ इस प्रकार घुल-मिल जाते हैं, बच्चे भी उनसे कोऑर्डिनेट करते हैं और उनसे अत्यधिक लगाव के साथ पढ़ते हैं। यही तो होना चाहिए, क्योंकि प्राथमिक विद्यालय में पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा के बच्चों का वहाँ पढ़ाई ज़्यादा, उनका भरण-पोषण, लालन-पालन आवश्यक है, जो पुरुषों के बस की बात नहीं है। महिलाएँ ही वो कर सकती हैं, तो वो जा रही हैं। तो मैं इस पक्ष में कतई नहीं हूँ कि माननीय कोर्ट में याचिका दायर जो है उसमें मैं आप सभी का सपोर्ट कर सकूँ, क्योंकि हमारी बहनें ही वहाँ जा रही हैं और हम अपनी बहनों के हक अधिकार को कुचल नहीं सकते हैं। आप पुरुषों ने सदियों से जो महिलाओं को शोषण किया है, प्रताड़ित किया, उन्हें उनके हक अधिकार को कुचला है, तो अब यह मौका मिला है महिलाओं को आगे बढ़ने का। इस हेतु मैं महिलाओं के विरुद्ध जाकर के आपका पक्षधर नहीं बन सकता हूँ, आपका सपोर्टर नहीं बन सकता हूँ। सरकार जो नीति नियम लागू की है, उससे महिलाओं को यदि लाभ मिल रहे हैं, तो लाभान्वित हों, हमें खुशी है। और जब सरकार यह नियम हटा देगी, उनको भी क्षैतिज आरक्षण कर देगी, सीमित कर देगी, तो उस अनुरूप उनको लाभ मिलेंगे। तो इस प्रकार जो है महिलाओं का भागीदारी, हिस्सेदारी शिक्षिका के रूप में कक्षा प्रथम से 8वीं तक में अत्यधिक हो रही है और इससे मुझे कहीं कोई तकलीफ नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पुरुषों ने जो किया है वो भुगत रहे हैं और भुगतना चाहिए। जो भी गलती किया है उसे सज़ा उसकी मिलनी चाहिए, क्योंकि रिजर्वेशन जो जातिगत आधार पर दिए गए हैं, उसमें भी इसी प्रकार दिए गए हैं। क्योंकि जाति देख करके और जो स्वर्ण जाति के हैं, जो उच्च वर्ग के हैं, जो फॉरवर्ड क्लास के हैं, उन लोगों ने सदियों से निम्न वर्ग के लोगों को, निम्न जाति के लोगों को शोषित और प्रताड़ित करते आए हैं, आज भी कर रहे हैं। किसी के पास अत्यधिक धन हो जाने के बाद सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से वो अत्यधिक परिपक्व और सक्षम हो जाने के उपरांत भी सिर्फ जाति उसका छोटा होने के कारण उच्च वर्ग के लोगों के द्वारा उसका शोषण और प्रताड़ना किया जाता रहा है। इसलिए उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, उनको आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए आरक्षण का नीति बनाया गया। उसी प्रकार से महिला जान करके कि फलाने महिला है, यह कमज़ोर होगी, यह निर्बला होगी, यह पुरुषों की अपेक्षा नासमझ होगी, अज्ञानी होगी, बुद्धिहीन होगी, विवेकहीन होगी, कर्तव्यहीन होगी, यह महिला है, इसको घर में रखो, चारदीवारी के अंदर रखो, इसको पर्दे में रखो, वहाँ नहीं जा सकती है, वहाँ नहीं जा सकती है, शहरों में जाएगी, फलाने हो जाएगा, ढेकाने हो जाएगा। कौन करता है फलाने ढिमकाने? आप पुरुष ही तो करते हो ना। महिलाओं को डर किससे है? घर परिवार, समाज से लेकर के बाहर तक, गाँव से लेकर के शहर तक, सड़क से लेकर सदन तक, विद्यालय से लेकर कार्यालय तक, किससे डर है महिलाओं को? सिर्फ पुरुषों से ही तो डर है। आपने उनके साथ इस प्रकार से किया है, आज भी उनके साथ कर रहे हो, तो उनको अवसर मिलने चाहिए, क्योंकि महिला जान करके उनका समाज में उपेक्षा होते रहा है। आप पुरुषों ने किया है, अब क्यों दिक्कत हो रही है? दे दो उनका हक और अधिकार, आगे बढ़ने दो उन्हें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, मित्रता प्यार देने के लिए, यहाँ पे भरोसा बनाए रखने के लिए।